बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 3। प्रोग्राम के होस्ट अली सरवर आज निजी मसरूफियात की वजह से छुट्टी पे है, उनके फ़राइज़ में अंजाम दे रहा हूं। मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी और तज़किया निगार अनीस मंसूरी साहब। आज जिन टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है NA 213 उमरकोट के इलेक्शन, और हम डिस्कस करेंगे कि एक मारूफ सियासतदान जो पेशेंगोइयाँ में करने में बहुत बहुत ज़्यादा अपना नाम रखते हैं, उन्होंने एक आज बड़ी पेशेंगोई की है कि पीटीआई में भी एक नई जमात बन रही है, पीटीआई पाकिस्तान। उस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मुमकिन है और उसका क्या होगा। और 18 अप्रैल यानी कल हैदराबाद में पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, जिसमें बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे और ये खिताब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक बुरी खबर कि पीपल्स पार्टी का यूसी नाजिम औरंगी टाउन का, उसको अभी थोड़ी देर पहले शहीद किया गया है औरंगी टाउन में आमिर भुट्टो। उसकी भी तफसीलात आ रही हैं, उस पर भी हम प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे कि क्या वाक़या है और ये किस तरह हुआ और ये इससे कराची के हालात पे क्या असर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम और बात करते हैं NA 213 की, जहां गैर मुस्तदगा और इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तमाम पोलिंग स्टेशन रिजल्ट आ चुके हैं। और उसमें पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर 1,48,966 वोट लेके कामयाब हुई हैं, जबकि इनके मुकाबले में लालचंद साहब जो कि GDA, PTI, PML सारी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार थे, 1 to 1 मुकाबला था, उन्होंने लिए हैं 74,515 वोट। बड़ी बात की जा रही थी कि बड़ा क्लोज मुकाबला होगा और किनाल का मसले में पिछले एक माह से ज़्यादा अरसे तक GDA मुहिम चलाते रही। तकरीबन सारे ही डिस्ट्रिक्टों में उन्होंने बड़ी तकरीरें की। जुल्फ़िकार जूनियर उसमें पेश थे और कहा जा रहा था कि ये हल्का के रिजल्ट जो है कुछ और होंगे, लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत भारी अक्सरियत से इसमें कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे देख रहे हैं रिजल्ट? तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर मुस्तदगा रिजल्ट तो आ चुके हैं और तकरीबन डबल की पीपल्स पार्टी ने लीड से हराया है, जबकि सबा तालपुर इद्दत में भी थी, उन्होंने खुद इलेक्शन में अपनी नहीं चलाई, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उनकी मुहिम चलाई। और किनाल का मसला भी आपको पता है बहुत ज़्यादा हॉट है सिंध में, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने डबल के मार्जिन से जीत इख्तियार की है। कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, खुदा न खास्ता कोई किसी की कैजुअल्टी की, हलाक होने की इत्तला नहीं आई। इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं। पुरअमन इलेक्शन जैसे होते हैं उसके मुकाबले पुरअमन इलेक्शन कह सकते हैं, कोई बड़ी धांधली की भी कोई वो नहीं आई। तो इतनी बड़ी जीत को आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया नवेद भाई। हम तो रोजाना आपकी बात से ही शुरू करते हैं कि देखिए नवेद भाई ने क्या कहा है। आज नवेद भाई सवाल पूछ रहे हैं तो जाहिर है ये भी एक अजीब चेंजिंग है ना। तो ये तब्दीलियां जो होती है ना, ये बाज़ औक़ात अगर कोई ना आए तो फिर तब्दीलियां बहुत वाज़े हो जाती हैं। जी, आज मैं इधर उधर ये ख्याल कीजिएगा। अच्छा, हाँ, तो तब्दीलियां देखें, 1,48,000 वोट का अभी तक गैर सरकारी नताइज भी आए हैं। तो गैर सरकारी नताइज आए हैं, तो पिछली बार जब इन्होंने इलेक्शन का फैसला लिया था तो जनरल इलेक्शन में इनके 1,75,000 वोट थे जी। तो इसका मतलब ये है, बल्कि 1,88,000 79,000 के करीब थे तकरीबन। इस बार इनके 1,48,000 वोट है। इसे ज़िमनी इलेक्शन का मार्जिन दिया जा सकता है। मगर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो लाल साहब हैं, इनके पिछली बार 38,000 वोट थे और इस बार इनके वोट बढ़कर जो हैं वो तकरीबन 75,000 हो गए। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में एक बड़ा फ़र्क पड़ा। 6 लाख से ज़्यादा की ये यहाँ पर वोटर्स हैं और इस 6 लाख से ज़्यादा वोटर्स में अगर आप ये वोटर का टर्नआउट देखें तो ऐसा लगता है कि तकरीबन 25% तक ये वोट कास्ट हुआ है, जो कि एक बड़ा बल्कि 30% तक वोट कास्ट हुआ है, एक बड़ा रेशो कहलाता है एक आम ज़िमनी इलेक्शन के लिए। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि दोनों तरफ से बड़ी मेहनत की गई कि वोटर्स को लाया जा सके। जो आपने कहा कि किसी ने धांधली इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो लाल साहब ने जो है वो 3 बजे के करीब बाकायदा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है और वो धांधली हो रही है। अच्छा, अमूमी तौर पर हुक्मरान जमात का ही ज़िमनी इलेक्शन होता है। जो हुकूमत में होता है तो तसव्वुर यही होता है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो वही पार्टी जीतेगी जो हुकूमत में होगी, क्योंकि मशीनरी उनके साथ होती है। और अभी क्योंकि इलेक्शन में अगले जनरल इलेक्शन में 4 साल का वक्त बाकी है, तो ज़्यादातर लोगों को तवक्कुआत इसी मौजूदा हुकूमत के साथ होती है, फिर मशीनरी भी होती है। मगर इसमें बड़ा अहम मामला ये है कि पीपल्स पार्टी की वो सीट के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आराम से जीत जाती थी,
इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस पर मेहनत करनी पड़ी है, एक अहम नुकता ये। और इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सूबाई वुज़रा से लेकर, काबीना के लोग से लेकर, वज़ीर आला से लेकर, तमाम लोगों ने फ़ोकस किया इस जगह को। और ख़ुद सबा साहिबा तो क्योंकि इद्दत में मौजूद थी, लेकिन सबा साहिबा के जो बेटे हैं, वो वज़ीर हैं और ज़ाहिर है उनका बड़ा आउटपुट उसके अंदर रहा, वो बड़ा इन रहे सारी सूरत-ए-हाल में। ये इलेक्शन ये बात ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आइंदा की सियासत सिंध के अंदर की आसान नहीं होगी। जितनी ज़्यादा वो कैनाल से के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो कोई बड़ा स्टैंड सामने नहीं लेंगे, तो उनकी मुखालफत में इज़ाफ़ा होता रहेगा। और आइंदा दिनों के अंदर अगर कोई और ज़िमनी इलेक्शन जो बड़े क्लोज़ मार्जिन के हुए, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मज़बूत सीट है ना, कि जिसमें जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अगर कोई ऐसी सीट हुई कि जहाँ बिल्कुल 1 टू 1 और बड़ा कॉम्पिटिशन हुआ हो अगर 2024 के इलेक्शन में, तो उनके लिए अगली सीट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये नताइज ये बता रहे हैं। अच्छा, हालाँकि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि लालचंद ने गो के 38,000 वोट लिए थे, लेकिन इस बार उनकी मुस्लिम लीग नून ने भी 40,000 के करीब लिए थे और दूसरे उम्मीदवारों के भी वोट किसी के 5,000 के 6,000 थे। इस वक़्त 1 टू 1 मतलब सारे पलड़ा इनके ऊपर आ गया था और उनकी कम्युनिटी भी अपनी है, उनसे भी कोई और उम्मीदवार नहीं था, वरना पिछली बार लालचंद के मुकाबले में भी एक और खड़े थे। तो इसलिए इनको ये 74,000 वोट मिले हैं। इनको तो कहने का मतलब उनको तो उतने ही वोट मिले, कोई बहुत बड़ा फ़र्क इनकी पीपल्स पार्टी की मुखालफत में नहीं आया और जो पीपल्स पार्टी के वोट कम हुए, वो ज़ाहिर-सी बात है आपने कह ही दिया कि ज़िमनी इलेक्शन में कम ही होते हैं। वो उनको तो कोई थ्रेट ऐसी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल कल का जलसा है हैदराबाद का और वो रखा ही इसीलिए गया था 4 अप्रैल को कि अगर कल के 18 अप्रैल तक कोई वफाकी हुकूमत इस किस्म का ऐलान नहीं करती कैनाल्स का, तो पीपल्स पार्टी कोई हतमी ऐलान करेगी। और नासिर शाह साहब ने भी बोला, वज़ीर आला सिंध ने भी बोला, निसार खोड़ो, पीपल्स पार्टी के तमाम ही रहनुमा पूरा हफ्ता इस जलसे की जो तैयारी कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और कॉर्नर मीटिंग में। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 1 मिनट नहीं लगाएगी हुकूमत छोड़ने में अगर इन्होंने कैनाल का प्रोग्राम मनसूख नहीं किया। कैसा देख रहे हैं कल का जलसा? 70,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई हैं। इस वक्त कह रहे हैं कि इस वक्त भी स्टेडियम में जिस जगह जलसागाह है 10-15,000 लोग तो अभी भी मौजूद हैं। उसके देखने भी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ने, शर्जील मेमन साहब ने भी उसका दौरा किया। तो कल का जलसे की एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की है पीपल्स पार्टी ने। क्या देख रहे हैं? कैसा ऐलान कोई आप को है आपको ऐसा लगा? देखिए, सबसे पहली बात तो 70,000 कुर्सियों का अनाउंसमेंट हुआ है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये कुर्सियों की तादाद कोई 40,000 के करीब है, 30 से 40,000 के करीब है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि 70,000 है, लेकिन 30 से 40,000 है। लेकिन 30 से 40,000 का क्राउड भी एक बड़ा क्राउड कहलाता है। अगर हम उसे 70,000 भी काउंट करें तो एक बड़ा क्राउड काउंट होगा। और अगर ये क्राउड, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का दावा कर रही है कि लोग आएँगे। लेकिन अगर मेरे ख़्याल से अगर 40,000 के करीब भी अगर लोग आ गए, तो उसे आप 2 लाख या 10 लाख करार दे सकते हैं। 40,000 एक बड़ा क्राउड होता है, बहुत बड़ा क्राउड होता है। अच्छा, जिस जगह पर हो रहा है जलसा, ज़ाहिर है वो भी इतना बड़ा जगह नहीं है कि जहाँ पर आपको ये मुश्किलात हो। तो मेरा ख़्याल है कि 40,000 का फिगर भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले आती है, तो इसका मतलब है कि हम उसे एक बड़ा क्राउड काउंट करेंगे। मैं उसे छोटा क्राउड काउंट नहीं करूँगा। लेकिन इस 40,000 को लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम रिसोर्सेज़ को इस वक़्त इस्तेमाल कर लिया है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि खुद फरियाल तारपुर साहिबा ने परसों जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट को बुलाया, हर डिस्ट्रिक्ट को टास्क दिया गया और उसको बाकायदा मूव कर रही है इस वक़्त फरियाल तारपुर साहिबा खुद। अच्छा, फरियाल तारपुर साहिबा की मैनेजमेंट में और बाकी पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट में बड़ा फ़र्क है। फरियाल तारपुर साहिबा की बात को सुना जाता है। फरियाल तारपुर साहिबा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों के अंदर एक बड़ी अहमियत दी जाती है और वो अपना कंट्रोल भी रखती है। तो अगर जलसे का इंतज़ाम हम किसी सेकेंडरी ऑप्शन की तरफ रखते तो एक अलग बात था कि कोई और बंदा इंतज़ाम कर रहा होता तो वो शायद इतनी ताकत से ना होता जितना फरियाल तारपुर साहिबा खुद कर सकती है। दूसरे, इसके जो इंतज़ामी मामलात हैं, वो बाकायदा शर्जील इनाम मेमन साहब को दिए गए हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब का क्योंकि आबाई इलाका भी है, काफ़ी उनकी सपोर्ट भी वहाँ पर मौजूद है। दूसरा, पैसे और हुकूमत भी उनके लिए कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर ये दोनों चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि क्या अनाउंसमेंट हो सकता है वहाँ पर? देखिए, मनीष भाई, मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर अपने आप को मजबूत करना है तो उन्हें अब कोई एक फैसला करना होगा कि जनाब हमारा स्टैंड क्या है। अभी तक ये बात तो कही जा रही है कि जनाब हमारी रेड लाइन है, हम कैनाल्स को नहीं बनने देंगे। लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत है कि जो उसको अवाम ने मकबूलियत के ग्राफ को बढ़ा सके। वो अगर लफ्ज़ी गोलाबारी करती रहेगी, अल्फ़ाज़ों का सिर्फ़ इस्तेमाल करती रहेगी। अभी देखिए, जो वज़ीर आबपाशी हैं उन्होंने 2 ख़त लिख दिए।
लेकिन वो 2 खत अभी तक अवाम को वो दिलासा नहीं दे सके। असेंबली के अंदर जो डिस्कशन हुआ है, वो भी आपके सामने मौजूद है, वो भी अवाम को उस तरीके से मुतमईन नहीं कर सके। दूसरी तरफ जो इनके अपोनेंट है, जो एक ओपिनियन बिल्डिंग कर रहे हैं, इसमें ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अपने कज़न ज़ुल्फ़िकार जूनियर हैं, जीडीए है, कौम परस्त जमातें हैं, वो मुसलसल ये बयानियाँ क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ एक डबल गेम कर रही है और खुद ज़ुल्फ़िकार जूनियर उसके खिलाफ बड़ी पावरफुल स्पीचेस कर रहे हैं। तो ज़ुल्फ़िकार जूनियर और ये सब अगर एक हो जाते हैं और 18 तारीख को ही आपको मालूम है कि वुकला ने भी एहतजाजी कॉल दी हुई है और मुख्तलिफ शाहराहों को बंद कर रहे हैं वो। ख़ास तौर पे सिंध और पंजाब के दरमियान की जो शाहराह हैं, उनको भी बंद करने का इशारा कौम परस्त जमातों की तरफ से हो रहा है। तो 18 तारीख को यानी कल के दिन अगर शाहराहों की बात की जाएगी, तो मैं ये कहूँगा कि शाहराहों पर कल कौम परस्तों का रुझान होगा, लेकिन मीडिया जो है वो टोटली कवर कर रहा होगा उस वक़्त बिलावल की तकरीर को और बिलावल के मुंह को। तो सबकी नज़र ये होगी कि बिलावल का अनाउंसमेंट क्या आता है। आज अप्रैल की 18 तारीख है और आपके इल्म में होगा कि अब ये 1.5 महीना रह गया है बजट में और बजट ही वो सबसे बड़ा इस वक़्त हरबा है कि जिसको इस्तेमाल कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बजट के मामलात में वो कितनी सख्त बयानी से काम लेती है और किस हद तक जाती है, वहाँ से इस बात का अंदाज़ा होगा। तो देखिए कि बजट का क्या अनाउंसमेंट करती है। पीपल्स पार्टी की ज़रा के मुताबिक कि हैदराबाद, ठट्टा, मीरपुर खास के लोग ही काफ़ी हैं 5 लाख कारकुनों को जमा करने के लिए, बाकायदा और 5 जगहों से लाख लिया आएगा। 5 लाख बहुत बड़ा 5 नंबर लाख होता कह है। रहे हैं, लाख, 1.5 लाख भी जमा कर लिया तो आपको पता है 5 लाख मैं का 40,000 कह रहा हूँ, 40,000 को आप कह सकते हैं, 40,000 को आप लाख कह सकते हैं। वो कल हम देख के डिसाइड करेंगे कितने थे। लेकिन लेकिन 12 एक अगर बड़ा जलसा करने में कामयाब हो गए, लेकिन जलसा तो कर लेंगे। जलसा तो अवाम तो लड़काने के जलसे में भी थी। लेकिन पीपल्स पार्टी कारकुन को वो तस्कीन नहीं मिली जो सुनना चाह रहे थे। क्या वो तस्कीन मिल जाएगी? क्या बिलावल भुट्टो कल कोई डेडलाइन देंगे आपके ख्याल में कि भाई इस तारीख तक अगर नहीं हुआ तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे? या वो बजट की बात करके कि हम बजट नहीं होने देंगे और मुख्तलिफ जलसों का ऐलान करके देखिए, मेरा चले अपना जाएंगे ख़्याल आगे? है कि हम ये वेट करेंगे 25 मई तक का, हुँ, हुँ। सही ना? 25 मई तक ये उस अनाउंसमेंट की तरफ जाएँगे कि जनाब 25 मई की हम डेडलाइन दे रहे हैं या 20 मई की हम डेडलाइन दे रहे हैं, हम पूरे 1 महीने की डेडलाइन दे रहे हैं, वो ये हुँ, कहेंगे। हुँ, और 1 महीने की डेडलाइन 18 से 20 मई तक जाएगी हुँ, और 20 मई वो वक़्त होगा कि 4 या 5 जून को जो है वो बजट अप्रूवल होगा, तो बजट पेश किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि टोटल 14 दिन का मार्जिन होगा, तो ये 20 तारीख तक वहाँ पर जाएँगे और कहेंगे कि जनाब इस हवाले से आप हमें फाइनल फैसला करके बताएँ। देखिए, अगर ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जनाब ये 6 कैनाल हम नहीं बना रहे, तो एक बड़ा मसला सिंध के लिए भी हो जाएगा। आपको मालूम है कि ये जो 6 कैनाल्स बन रही हैं, इसमें से हुँ, सिर्फ़ 2 पंजाब में हुँ, और 2 सिंध में। आपके इल्म में होगा और 2 हुँ, बलूचिस्तान के लिए। हुँ, कच्ची कैनाल के लिए वो अनाउंस कर चुके कि इनका जो अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नहीं बढ़ा है, कच्ची कैनाल का पार्ट 2 हम करेंगे। टी-लिंक जो है, टी-लिंक ऑन हो रही है, जो पानी जा रहा है, वो हमारे वज़ीर आबपाशी सिंध का है, वो भी कह चुके हैं कि जनाब हो रहा है। अब जो 2 सिंध की है और जो 2 सिंध की है, उसमें भी मसला खड़ा होगा। वो ये कहते हैं कि जनाब चलिए हम 6 के मंसूबे को रोक रहे हैं, जितना काम जिसका हो चुका है, उस तक कंप्लीशन आ जाएगी। तो भी मसला है। मसला ये है कि सिंध हुकूमत जितना भी उसको प्रेशराइज़ दे देगी, एक वक़्त ऐसा आएगा कि सिंध हुकूमत को ये कहना पड़ेगा कि जी आप अप्रूवल पर जाएँ क्योंकि इसमें फ़ॉरेन फंडिंग्स भी है, इसमें बहुत सारे मामलात हैं, इसमें बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात भी हैं, इसमें हमारे सऊदीया और यूएई से ताल्लुकात भी जुड़े हुए हैं। आप कल ही हम वो फ़ीचर पढ़ रहे थे कि जी। आप गवाह इस बात के कि सऊदी अरब और यूएई की इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ज़ाहिर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए उन ममालिक से भी गुफ्तगू की जाएगी कि जनाब आपकी पार्टी ये शोर कर रही है और 2 कैनाल्स तो सिंध के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें कोई डेडलाइन देगी और वो डेडलाइन को वो किसी बहाने से आगे लेकर जाएगी। 20 तारीख तक वो कम से कम डिले करेगी। लेकिन एक सियासी जमात के लिए ज़रूरी ये होता है कि वो वक़्त को आगे चलाए। तो वो कहेंगे कि हम 20 तारीख की तक की डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह 4 के बाद उन्होंने 18 का अनाउंसमेंट किया, मेरे ख़्याल से 5 या 6 मई का जलसे का एक और अनाउंसमेंट करेंगे। ये मेन जलसा ये सक्खर और घोटकी में करेंगे। हुँ, हुँ। तो ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि जी। वो एक अनाउंसमेंट करेंगे वहाँ सक्कर का, ताकि ये जो ज़ेरी सिंध को इन्होंने यहाँ से कवर किया है, अपर सिंध के लिए एक और जलसा वहाँ पर करेंगे और वहाँ पर थोड़ी-सी मोटिवेशन करेंगे। तो अब इनका अगला फ़ोकस जो है, वो अपर सिंध होगा, जहाँ पर वो कोई बड़ा जलसे का अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद वो तारीख का अनाउंसमेंट करेंगे। मेरे ज़रा से भी आज मुझे शाम में इत्तला मिली है कि कराची के क़यादत को भी बोल दिया गया कि आप 1 हफ़्ते के अंदर जलसे की तैयारी करें। मतलब अगला जलसों की जलसा हो अनाउंसमेंट सकता है करेंगे। कराची का होगा या उसका बाद सक्कर का होगा या सक्कर मतलब एक सीरीज़ ऑफ जलसा पीपल्स पार्टी करने जा रही थी। इसके मायने कोई वो करीब की डेडलाइन देने जा रही है, कोई बईद की नहीं वो देने 20 जा रही तारीख तक की जाएगी। अभी ये सक्खर का जलसा करेंगे, देखिए सक्खर या अपर सिंध का जलसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये नवाबशाह की तरफ आएँगे।
अब एक ऊपर के सिंध में करेंगे, एक नीचे के सिंध में करेंगे। तो हम्म। एक अपर सिंध में यानी कि घोटकी वोटकी की तरफ वो करेंगे बड़ा मुशायरा, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ आएँगे, कराची की तरफ, फिर एक जलसा ऊपर की तरफ करेंगे और फिर वो अनाउंसमेंट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, मेरी इत्तलात एक और भी है। भाई मुझे ये इत्तला मिली है कि साउदर्न पंजाब के अंदर भी मुमकिना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मूव करने जा रही है। ये इत्तलात है मेरे पास कि हो सकता है कि साउदर्न पंजाब के हवाले से भी कोई जलसे का एहतमाम करे और वो पंजाब में ऑडियंस से खिताब करे, तो ये भी जल्द मुमकिन है। मुमकिन है। इन सवालों का जवाब तो कल हमें इस वक्त तक मिल गया होगा। एक और बड़ी अहम खबर आज जो चली है, पीटीआई के साबिक रहनुमा खान के बड़े करीबी साथी जो आज खान के साथ नहीं है लेकिन पेशन गोइयों के बारे में वो अक्सर खबरों में रहते हैं, फैसल वाडा साहब, आज उन्होंने एक इंकिशाफ किया है, खबर दी है कि पीटीआई पाकिस्तान के नाम से एक जमात बनने जा रही है। और ये एक बड़ी खबर है कि पीटीआई के भी धड़े हो रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तानी बनने जा रही है। क्या खबर है आपके पास इसके पीछे, इस पेशन गोई के पीछे? अब पता नहीं कहीं पे भी कुछ भी टूटता है तो फौरन एमक्यूएम की एग्जांपल दे दी जाती है। मतलब एमक्यूएम तो अब वो एग्जांपल हो गई कि अगर किसी को भी अपने रहनुमा को छोड़ना है तो कहते हैं कि एमक्यूएम की तरह छोड़ दिया जाएगा। सही है ना? तो एक कोई भी मिसाल, अपने कायद को छोड़ता है तो हाँ, बोलते कोई हैं अपने कायद को अपने रहनुमा को अगर छोड़ना हो तो उसकी मिसाल जो है वो दी जाती है जनाब एमक्यूएम इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। तो इसी तरीके से उन्होंने यहाँ मिसाल दी है और फैसल वावड़ा साहब ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठकर बाकायदा ये कहा, बल्कि 2-3 दिन से वो कह रहे हैं कि जनाब एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह एक पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है। अब पीटीआई पाकिस्तान में सवाल ये बनता है क्योंकि यहाँ तो उनके रहनुमा जो एमक्यूएम के हैं वो यहाँ मौजूद नहीं थे, वो लंदन में मौजूद थे। तो वो लंदन की एमक्यूएम हो गई थी और यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान हो गई थी। लेकिन यहाँ तो जो पीटीआई के सरबराह हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ये हो सकता है कि इनके जो इख्तलाफात हैं पीटीआई के जो बाहर लोग इनके वीलोगर्स बैठे हुए हैं उनसे अलग होकर यहाँ जमात बनाएँ। लेकिन नहीं तो हमारे पास इत्तला ही है कि पीटीआई के 2 धड़े पाकिस्तान के अंदर ही हैं और 2 से 3 धड़े। एक धड़ा वो है कि जो कि ज़रा-सा सख्त-गिर है और इसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं उन वीलोगर्स के साथ जो बाहर बैठे हैं और जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत बाहर बैठी हुई है। और एक लॉबी वो है कि जो कि पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रही है। मगर इन दोनों लॉबीज़ को ये बात पता है कि वो खान साहब के बगैर चल नहीं सकते। यानी कि खान साहब की ही पीटीआई जिस पर हाथ होगा उसी को ही अवाम में पज़ीराई मिलेगी। जो कोई भी खान साहब की सियासत के साथ अलग जाएगा तो 4 साल तो वो हुकूमत के मज़े ले सकता है, उसके बाद वो मज़े नहीं ले सकता। अब मसला यहाँ पर ये आ गया है कि पीटीआई को अगर ये बात कही जाए कि पाकिस्तान बनने वाली है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई पाकिस्तान अभी कोई इस तरह का फॉर्मेशन है क्योंकि अभी इनके सरबराह यहाँ मौजूद है, तंजीम पर टोटल कंट्रोल इनका मौजूद है और अगर ये डिवीज़न भी होगा तो वो जो डिवीज़न खान की मर्ज़ी के बगैर होगा उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ये कहने के लिए बात ठीक है, आसान है, लेकिन इस्तार के तौर पर बहुत अच्छी है, उर्दू में हम कहते हैं इस्तिहारे के तौर पे बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई लीडरान के नाम आए हैं? जैसे उस वक़्त आ गया था फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल साहब थे और बहुत सारे नहीं, नाम थे। इसमें इनके कोई नाम आए हैं कि देखिए इनके कौन से रहनुमा इसमें आगे-आगे हैं? इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो सलमान रज़ा वाली टीम है, अलीमा खान वाली टीम है, ये अलहदा हो जाएगी ये तो और ऑलरेडी पीटीआई के साथ, ये ना इमरान खान के साथ है इमरान ना? खान के साथ ही है ना। ये और जो तो अलहदा दूसरा नहीं होंगे। और अभी तक देखिए अलहदा इसी में से टूटने की बात की है। फैसल वावड़ा भी जो इशारा कर रहे हैं वो इन्हीं में से टूटने की बात कर रहे हैं। जो माज़ी में चले गए उनकी बात नहीं कर रहे वो। अच्छा, ये जो अब भी पीटीआई इंटैक्ट है, जिसमें गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हो गए, उमर अय्यूब हो गए, इमरान खान की सिस्टर्स हो गई, केपीके की क़यादत हो गई, इसमें से कोई टूटेंगे या जो अभी टूट के कुछ मिनिस्टर बने हैं? इन्हीं में से टूटेंगे, इन्हीं में से टूटने की बात हो रही है। आप अगर खट्टक साहब की बात कर रहे हैं तो वो हाँ। नहीं। आप पुरानी क़यादत को छोड़ दीजिए, अब वो डब्बा हो गई। अच्छा। उनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, जो सही, शुरू में जो छोड़ गए थे, हाँ, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कागज़-वागज़ पढ़ हाँ, के, हाँ, 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 वो लोग नहीं होंगे। हाँ, वो जो पर्चे पढ़कर गए थे, हाँ। वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है फिर कहाँ से आएँगे लोग इनके पास? जब देखिए या तो लीडरान वो थे जो शुरू में छोड़ के चले गए बहुत सारे, या लीडरान अभी हैं अलीमा खान और उनके साथ, उनमें आपस में थोड़ी बहुत, देखिए उनमें से कोई टूटने की उम्मीद है, बड़ा नाम? हाँ, देखिए मामला ये है कि इस वक़्त जो वज़ीर आला केपी के हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी लॉबी मज़बूत तो ज़रूर है, लेकिन उनकी लॉबी को भी इमरान खान के आशीर्वाद की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है कि अगर थोड़े दिनों के अंदर खान साहब की रिहाई के मामलात तय नहीं हुए, तो ये जो लॉबी है, ये वाला जो फैक्टर है, ये अलहदा हो जाएगा और जो दूसरा वाला फैक्टर है, आतिफ खान वाला फैक्टर, वो अलहदा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बातें कही जा रही हैं कि ये 2 फैक्टर अलग-अलग हो जाएँगे।
इस जो दूसरा वाला फैक्टर है अली अमीन गंडापुर, इसके साथ बैरिस्टर गौहर, उसके साथ आपके वो वड़गया वाले क्या नाम है उनका, वड़गया वाले जो हैं शेर अफजल मरवत, शेर हाँ, अफजल वो मरवत, वो वाला पूरा ग्रुप एक अलग हो जाएगा। ये जो दूसरा वाला ग्रुप है जिसमें इस वक्त अकबर साहब और दीगर लोग हैं, वो सब एक अलग हो जाएंगे। तो ये बात कही जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी हो रहा है। ये बार बार ये दोनों तरफ के इन दो ग्रुप्स के नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन ये होंगे नहीं। आप मुस्तबिल करीब में कोई पीटीआई पाकिस्तान बनते नहीं देख रहे, कोई इस किस्म की कोई ताकतवर? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई ताकतवर जमात इसमें से अलग नहीं हो रही कि जिसको बाकायदा कुछ दे दिया जाए। अभी पॉसिबल नहीं है, ना भी हो रहा है ये और मतलब। पीके के वजीर आला भी गंडापुर ही रहेंगे? इस बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, और इस बारे में डाउट में मेरा इजाफा उस वक्त ज्यादा और हो जाएगा कि अगले आप 1-2 महीने दीजिए। हो सकता है कि कुछ इलेक्शंस हों केपीके के, और उसमें अगर कोई निशस्त खाली होती है, खाली करवाई जाती है और वहां पर एक मखसूस कैंडिडेट को लाया जाएगा। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को हटाया जाएगा, उससे पहले नहीं हटाया जाएगा। देखिए, अली अमीन गंडापुर ने अपनी बड़ी हैसियत बनाई है, उनका बड़ा असर रसूख है एमपीएस के साथ। उनके जो अपोजिट ग्रुप हैं वो एक अलग ग्रुप हैं, तो दोनों ग्रुप्स में बड़ा फ़र्क है, और अली अमीन गंडापुर को इस वक्त हटाना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए कोई मजबूत कैंडिडेट चाहिए होगा, जो इस वक्त पीटीआई केपीके के पास नहीं है, जो अली अमीन गंडापुर के इक्विवेलेंट हो। तो किसी और कैंडिडेट को लाने की कोशिश होगी। अब उसमें से आतिफ खान की बात हो रही है, तो उनसे कहा जा रहा है कि उन्हें प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़वाया जाए और उसके बाद उनको फिर जितवाया जाए। तो ये आइंदा दिनों के अंदर मालूम हो जाएगा। ये अप्रैल है, मेरे ख्याल से मई के मिड में आपको अंदाजा हो जाएगा। आज एक और वाकया हुआ कि जेल के बाहर से इमरान खान की तीनों सिस्टर को मेरे ख्याल में अरेस्ट किया गया, और उनका भी यही था कि इमरान खान कोई ख़ास बात करना चाहते हैं, और वो ख़ास बात की वजह से ये सारी मुलाकातें बंद की हुई हैं, और मुलाकात ही नहीं करने देते। जब तक वो मुलाकात नहीं करेंगे हम कैसे करेंगे? और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात नहीं कराई गई तो आप भूल जाएं कि माइंड एंड मिनरल्स के लिए या किसी चीज़ में आप हमारा ताउन हासिल रहेगा। तो मतलब मंगल का वादा किया गया है उनके साथ। तो ये कोई बार्गेन स्टार्ट कर दी है पीटीआई ने अंदर अंदर कोई? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब कितने साल जेल में रहे? अभी उनका क्या मैं आपको 14 साल, मैं आपको 14 साल मजबूरी तौर पर 14 साल। आपको मालूम है आसिफ अली जरदारी साहब से जो मुलाकाती आते थे या जो वकील आते थे, उनकी कुल जो मुलाकातों का जो एक टेन्योर था, वो 350 से ज़्यादा नहीं था। 350 मुलाकातें हुई हैं उनकी 14 साल के अंदर, सही। और एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। आपको पता है खान साहब के ये जो भी 3 साल इनको होने वाले हैं मई के महीने में, इस 3 सालों के दौरान खान साहब, बल्कि 2 साल होंगे ना इनको, 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले। खान साहब की आपको अंदाजा है कि कोई 600 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। ओह! फिर भी कहते हैं कि मुलाकात नहीं आप करने बात समझ रहे हैं? आपको मालूम है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेल में थी तो उनकी कितनी मुलाकातें हुई थी? बहुत उनको तो कह रहे थे नहीं मैं ज़्यादा कर रहा नहीं, मैं एक बात हाँ, कह रहा हूँ ना आपको। और मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। मैं एमकेएम की मिसालें दे सकता हूँ, मैं आफाक अहमद साहब की मिसालें दे सकता हूँ। देखिए नाहिद भाई, ये एक पॉलिटिकल इश्यू इसको बना दिया जाता है, सही है, मुलाकातों को। जितनी सख्त जेलें सबने गुजारी हैं, सही है। डॉक्टर आसिम साहब मेरे ख्याल से 90 दिन रहे। 90 दिन के 3 टेन्योर किए उन्होंने, सही है। इसका मतलब यह है कि कुल उन्होंने 9 महीने गुजारे। उन 9 महीनों के अंदर उनकी मेरे ख्याल से 8 से 9 मुलाकातें भी नहीं है। वो भी दूसरे टर्म के बाद उनकी फैमिली से मुलाकात हुई ज़्यादा। मैं एक बात बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, आप मुझे अब ये बताइए, जेल में जो कैदी होते हैं उनको कितनी मुलाकातों का टाइम होता है? कितनी मुलाकातें हो सकती है? 1 दिन मुलाकात होती है, 1 या 2 ही हो पाती है। सही वो है, भी अगर करने दें, कोई आपकी जुगाड़ हो तो अच्छी हो जाती है। आप समझ रहे हैं? जी मैंने देखी। असल मसला ये, एक बात तो ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरा मसला ये कि खान साहब का मसला ये कि हम चलेंगे उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल दे दें कि जनाब वो एक बड़ी पार्टी के रहनुमा है और उनको बाहर पार्टी भी चलानी है, करते हैं। भुट्टो साहब को भी मुलाकातें नहीं करने दी जाती थी, आपको मालूम है? जी भुट्टो साहब, मतलब ये उस वक्त की काम नहीं यार, मतलब हर यार जेल के मैनुअल तो एक ही है ना। माशाल्लाह दौर ज़ियालम के दौर को इस दौर से जेल का मैनुअल तो एक ही रहता है ना। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मसला यह है कि आज भी इनकी मुलाकातें हुई हैं। 2 दिन होते हैं इनके, मंगल और जुमेरात। इनकी वैसे दिनों में भी मुलाकात हो जाती है, रात को भी हो जाती है, रात को भी हो जाती है, दिन भी हो जाती है, इतवार के दिन भी खुल जाती है। असल में मसला यह है यहाँ पर कि ये पीटीआई के ग्रुप्स का आपस का झगड़ा है। यानी कि एक तरफ अलीमा खान साहिबा वाला ग्रुप है, अलीमा खान साहिबा, उनकी 3 बहनें और सलमान अकरम राजा। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और उनके साथ
एक ग्रुप, और एक तीसरा ग्रुप है जो फैसल चौधरी वगैरह वालों का ग्रुप है। हम्म, अब ये 3 ग्रुप्स हैं, सही है? पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्के या हुकूमत या जेल इंतज़ामिया, आप इनको कोई भी नाम दे दीजिए। ये इस डिवीज़न से खेलती है कि नाम आया, भाई ये फ़ेवरेट नहीं है, इसको हटा दो, सही है? और वो भी कहते हैं हाँ भाई नहीं आ रहे, जान छुड़वा यार, सही है? वो दूसरे वाले चले जाते हैं। उनको भी तो जाने का मौका चाहिए ना, तब बैरिस्टर गौर को भी तो जाना है ना यार, नहीं आ रहे, हटा, हटा। अच्छा, पहले इनकी मीटिंग में तय हुआ कि अगर एक को नहीं जाने देंगे तो दूसरा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा होता है। खुद चेयरमैन इस उसूल को फॉलो नहीं करता। यानी चेयरमैन जो है, यानी कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो इस उसूल को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं हटा यार, ये दिमाग खराब कर। बाकी मैं आपको बताऊं, पहले क्या किताबी बातें करता रहता है, ये सियासत में बातें। सलमान अकरम राजा के मुतालिक कहते हैं, बहनों के मुतालिक कहते हैं यार छोड़ो यार, ये पता नहीं उधर जाके वक्त जाया करेगी, ये चले जाते हैं। तो ये इसी तरीके का इनका पूरा ग्रुप है। इनको ना जाने दें, हम तो जा रहे हैं ना। मतलब पार्टी तो वो होती है कि जो एक को नहीं जाने दिया तो दूसरा कह देगा यार मैं नहीं जाऊंगा, या तो हम सबको इसी बहन को दे दो। भाई जुमेरात मंगल वाले दिन जिसकी तस्वीर की आप बहुत एग्जांपल दे रहे हैं कि वो खातून जो है वो फुटपाथ पर बैठी हुई है और लग रही है कि वाकई में अली बाबा जी के हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो आपको वो तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर को अगर इतनी होती तो वो कहते हैं नहीं भाई, मेरे सरबराह की बहन इस तरह बैठी हुई है, मैं चला जाऊं। आजकल मिसेस खान भी जो है ऊपर से पर्दा, ऊपर से पुश चली गई है, जितनी वो एक्टिव होती थी आजकल उनका क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है परसों क्या हुआ? क्या हुआ? कहानी मुझसे सुना करें ना, ऐसी कहानियां तो आपको पता है, मैं जादूगरनी वहां उनसे बड़ी जादूगरनी मेरे पास है। अच्छा। फैसल चौधरी पहुंच गए, बैरिस्टर गौहर पहुंच गए। अब फैसल चौधरी ने बाहर आकर कहा बुशरा बीबी से भी मिलने नहीं दे रहे थे, खान से तो बुशरा बीबी को मैंने मिलवाया अंदर जाकर, ये उन्होंने बयान दिया। अब आए अंदर की कहानी। बुशरा बीबी वहां पहले से मौजूद थी। बुशरा बीबी ने बोला ये जो लिस्ट बनाई थी इसमें से कितने लोग आएंगे, आप लोग लिस्ट के बगैर क्यों आए? उन्होंने उधर से निकाल दिया जो लिस्ट के बगैर लोग मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर को रहने दिया, और बैरिस्टर गौहर को भी ऐसी सुनाइए, ऐसी सुनाइए, ऐसी सुनाइए कि आप सोच नहीं सकते। ये जितने लोग भी गए थे अंदर जो लिस्ट के बगैर गए थे, उनको कहा आप कह रहे हैं उनका रोल कम है, बाकायदा उनको अहकामात दिए बैरिस्टर गौहर को। तो मीडिया में, लेकिन अलीमा खान तो बाहर है ना, सही है? जो बैरिस्टर गौहर, अगर आपको मेरी बात का यकीन ना आए, आप किसी भी सहाफी से किसी जगह से भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है भाई, अभी थोड़ी देर पहले एक नाखुशगवार वाकया कराची में रौनुमा हुआ है। औरंगी टाउन के यूसी नाजिम, पीपल्स पार्टी के यूसी नाजिम आमिर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया है। उनके ऑफिस में जाके टारगेट करके उनको गोलियां मारी गई हैं, और अभी थोड़ी देर पहले अब्बासी शहीद अस्पताल से हमें कंफर्म हुआ है कि वो शहीद हो गए हैं। और ये 1 महीने में दूसरा जो है पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है वो शहीद हुआ है। और अभी सईद गनी, वकार मेहंदी साहब वहाँ मौजूद थे। बशर में जो साफियों से बोला, ये एक सोचे समझे मनसूबे के तहत कराची के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और हम अमन अमान की वजह से अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की कहते हैं, लेकिन ये इस तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बार बार। ये क्या देख रहे हैं, फिर से पीएस पार्टी के लोगों का कत्ल शुरू हो गया है शहर में? देखें नवीद भाई, हम इसे बहुत ज़्यादा, शायद आप पर्सनल इसको फील कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का कत्ल ऐसे शुरू नहीं हुआ है, कोई मनसूबा साजी नहीं है। यानी कि जिस तरीके से पहले हमने देखा है कि मुख्तलिफ जमातों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान लड़ाइयाँ होती रही हैं, ये फ़िलहाल वो नहीं है। जो पहला वाक़या पेश आया था वो भी आपको मालूम है, पर्सनल डालमिया में जो हुआ था वो पर्सनल था। इसमें भी ये कहा जाता है कि ये पर्सनल है, क्योंकि कुछ लोग उनसे उसी मसले के हल के लिए वहाँ पर बातचीत के लिए आए थे, जहाँ उनकी कोई तल्ख़ कलामी हुई, और उसके बाद कहा जा रहा है कि जनाब वहाँ फायरिंग का वाक़या हुआ। टारगेट किलिंग है, बिल्कुल सारे टारगेट करके उनको मारा है। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हम तक मौसूल हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये कोई तंज़ीमी झगड़ा या ऐसा कोई क्लैश नहीं है, या मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान का तसादुम नहीं है। ये इसे इंडिविजुअल कहा जा रहा है, इंडिविजुअल टारगेट किलिंग है, लेकिन कोई ग्रोह बंदियों की या ऐसी सियासी जमातों के दरमियान की लड़ाई या फिर माफियाज के दरमियान की लड़ाई नहीं है, जिसमें एक इधर से जा रहा हो, एक उधर से जा रहा हो, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ख्याल यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसमें गिरफ्तार करना चाहिए, जिस किसी ने भी किया। कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, और ख़ासतौर पर कत्ल की तो किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में भी नहीं होनी चाहिए। ये जो वाक़या हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सईद गनी साहब से ने भी बयान जारी किया है कि जनाब ये टारगेट किलिंग है, और इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जब तक मेरा ख्याल है
कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, प्रॉपर कातिलों के बारे में पता ना चल जाए, तब तक मेरा ख्याल है इस पर हम किसी किसी जमात नतीजे पर को नहीं पहुंच सकते, किसी किसी नतीजे पर जमात नहीं को पहुंच सकते, क्योंकि नहीं। जमात का नहीं है। और अभी इस वक्त कराची के हालात वो नहीं है कि जमाती बुनियादों पर कोई इस तरह की टारगेट किलिंग हो रही हो। इस तरह की सिचुएशन इस वक्त मौजूद नहीं है। आखिर में मैं बताऊं कि गुज़श्ता 3-4 रोज से कोई बड़ा वाकया वाटर टैंकर से या ट्रॉलर से एक्सीडेंट का नहीं आया, और हुआ ये है कि अब इन लोगों ने हड़ताल कर दी है फिटनेस के नाम पे, क्योंकि फिटनेस के लिए डेट, क्योंकि रश बहुत है फिटनेस पे, और सब फिटनेस के बगैर जगह जगह चलान हो रहे हैं, जगह जगह पानी के टैंकर को और ट्रॉलर को रोक दिया जाता है, वो किया जाता है। और अब वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब ये जब तक फिटनेस के लिए कोई एक टाइम दे दे, 3 मिनट तक टाइम दे दे, जब तक नहीं हो तब तक इनको ना वो किया जाए। तो वो उनकी जो मुहिम थी, उसमें आप समझते हैं कि कुछ कामयाबी हुई है इसमें एक्सीडेंट कम होने की वजह से, या वाकई ये इत्तेफाकिया तौर पे कम हो गए हैं? देखिए, तमाम सियासी या ड्राइवर जमातों अब बड़ा सोच समझ के चला रहे हैं, आगे नहीं लग जाए कोई मार दे। देखें, तमाम सियासी जमातों ने, हम्म, चाहे वो महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे तहरीक लबैक, तमाम सियासी जमातों ने, गवर्नर साहब हों, इन सब ने मिलकर जो आवाज़ बुलंद की थी, और उन सब से बढ़कर जो कराची के शहरियों ने रद्द-ए-अमल दिया, उसके बाद अब देखा ये जा रहा है कि हुकूमत वाक़ई में कानून के निफाज़ के लिए कुछ संजीदा फ़िलहाल नज़र आ रही है। नजर आती है। फ़िलहाल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कल का भरोसा नहीं होता। हम्म, अच्छा, इन्होंने आज और कल में बहुत ज़्यादा चालान किए। आज जो ऐलान हुआ है उसमें बाकायदा ये कह दिया गया है कि हेवी ट्रैफ़िक को दिन के औकात में दफ़ा 144 लगा दी है। बहुत अच्छा। यही तो कब से है ना? डिमांड थी यही कि तो डिमांड है ना, मतलब यही अच्छा, वो अगर जहाँ पर बाइकर्स को ये कहा है कि हेलमेट लगाएँ, हेलमेट लगाए, सही, और अपने वहीं ट्रैक पर पे चले। अपने ट्रैक पे चलें। वहीं पर अगर ये हेवी ट्रैफ़िक में होता है, और जिस तरीके से फ़ाल इस वक़्त पुलिस नज़र आ रही है, इंतज़ामिया नज़र आ रही है, हम दुआगो हैं, आरज़ू भी करते हैं, तमन्ना भी करते हैं कि अब ये जो अवाम की जद्दोजहद और उसके साथ-साथ सियासी जमातों की जद्दोजहद, क्योंकि सबसे पहले अवाम ने इस पर बात की, अवाम ने अपने गुस्से का इज़हार किया, उसके बाद सियासी जमातें इसमें शामिल हुईं, उसके बाद ये आफ़ाक अहमद साहब का सारा इंसिडेंट हुआ। तो अगर इन सब वाक़यात के बाद अगर इंतज़ामिया कहीं पर किसी भी मरहले पर ये समझती है कि जनाब अब वो फ़िलहाल काम कर रही है, और वो संजीदगी के साथ, नियत के साथ और बग़ैर करप्शन के अगर ये काम करने में कामयाब हो गई, तो ज़ाहिर है ये कराची की अवाम की जीत है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। और कामयाबी ज़ाहिर है उसका सहारा इस अवाम को जाता है, कराची की अवाम को जाता है, जिन्होंने इस पर एहतजाज किया, जिन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, और उन्होंने हर प्लेटफ़ॉर्म पर उस आवाज़ को लब्बैक कहा कि जो कि उनके खिलाफ थी, उन्होंने किया। बहुत अच्छा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और अल्लाह करे इसी तरीके से ये हादसात जो कम हुए हैं ये मेंटेन रहे, कम ना हो और कम हो, और जो पुलिस है वो उसी तरीके से चाबुक जस्ती से, बल्कि उनको जैसे कि चाबुक लगाए, 2-4 और चाबुक लगे, और इनकी स्पीड भी मेंटेन कराएं, टाइमिंग भी मेंटेन कराएं, और लोगों की जान जाने से बचे। अली सरवर यू के आज निजी मसरूफियात की वजह से नहीं आए, कल हमसे पूछेंगे कि उनकी क्या निजी मसरूफियात थी, और इंटरटेनमेंट में भी वही बात करते हैं। हम तो इधर बैठे होते हैं, हमें नहीं आती वो बातें करने, वरना वो आज भी कोई ना कोई लेकर आते। तो कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। जब तक अपना, दोस्तों और खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।